हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन क्विक इको। तो आज हम डिस्कस करेंगे जून 2010 इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके पहले नेट जेआरएफ के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 2009 तक, वो सारे मैंने कराए हैं। जिसने भी नहीं देखा वो इसी वीडियो में प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्शलियन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज बेस्ड ऑन। तो मार्शलियन थ्योरी यानी कि मार्शल का उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत किस पर आधारित है? हाइपोथेसिस ऑफ एडिटिव यूटिलिटी, हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, या बोथ ए एंड बी, या वीक ऑर्डरिंग। तो अगर हम मार्शलियन की बात करें तो मार्शलियन की जो कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी थी ये योगात्मक उपयोगिताओं की परिकल्पना पर भी निर्भर करती है और साथ ही साथ स्वतंत्र उपभोक्ताओं की परिकल्पना पर भी निर्भर करती है। यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों सही है। वीक ऑर्डरिंग इसका आंसर नहीं होगा। मार्शल की थ्योरी में किसी भी तरह की ऑर्डरिंग नहीं दी गई थी, यूटिलिटी पे बात की गई थी। तो इसलिए हमारा फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, बाकी ये थर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट, ये 4 स्टेटमेंट है, इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। क्या नॉर्मल गुड के केस में इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है? तो ये सही है, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है। दूसरा है, इनकम इफेक्ट इज ज़ीरो इन केस ऑफ सुपीरियर गुड्स। तो ये गलत है। सुपीरियर गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसमें 0 बोला है, इसलिए ये गलत है। ऑल गिफन गुड्स आर इन्फीरियर बट नॉट ऑल इन्फीरियर गुड्स आर गिफन। तो ये भी सही है कि जितने भी गिफन गुड्स हैं ये सारे इन्फीरियर गुड्स होते हैं, लेकिन यानी कि हम इस तरह से अगर ये इन्फीरियर गुड्स है तो इसका एक पार्ट है गिफन गुड्स। यानी कि अगर हम वेन डायग्राम से इसको देखें तो गिफन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स, लेकिन सारे इन्फीरियर गुड्स गिफन गुड्स नहीं हो सकते। तो ये भी एकदम सही है। फोर्थ है, इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड। तो ये भी सही है कि इन्फीरियर गुड के केस में इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। यानी कि जैसे जैसे इनकम लोगों की बढ़ती है, लोग इन्फीरियर गुड्स पे अपना कंजम्पशन छोड़ के जो गुड्स महंगे हैं उस पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए इनकम इफेक्ट यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो यानी कि हमारा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ तीनों करेक्ट हैं, बाकी सेकंड हमारा गलत है। तो ये हिंदी में भी यानी कि ये फोर्थ सही है। बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट है, उत्कृष्ट वस्तुओं के मामले में आय प्रभाव 0 होता है, तो 0 नहीं होता है, ये 1 से बड़ा होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इन अ शॉर्ट रन इफ प्राइजेज। यानी कि अगर कोई लाभ अधिकतम करने वाली फर्म है तो वो अल्पकाल में उत्पादन को रोक देगी। यदि कीमत क्या होगी? तो अल्पकाल में उत्पादन को रोकने का एक ही कारण होता है, अगर जो प्राइस है वो वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हो जाए। यानी कि जो भी वेरिएबल कॉस्ट है उससे प्राइस कम हो जाए। यानी कि अगर हम ऑप्शन देखिए, लेस देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, लेस देन द मार्जिनल कॉस्ट। तो टोटल और एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट से नहीं इसमें अंतर है, इसमें वेरिएबल कॉस्ट को देखते हैं। अगर हम शॉर्ट रन की बात करते हैं तो अगर वेरिएबल कॉस्ट कम है प्राइस से, तो यानी कि जो लाभ अधिकतम करने वाली फर्म है वो अपना उत्पादन, अपना प्रोडक्शन को रोक देगी। तो हमारा पहला ही आंसर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं और हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज बिलो द एवरेज कर्व देन द एवरेज कर्व मस्ट बी राइजिंग। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि अगर जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो एवरेज कॉस्ट के, अगर हम इसको ऐसे बनाएं, ये ऐसे, हाँ, ये हमारा टोटल कॉस्ट, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट और ये हमारा एवरेज कॉस्ट। तो ये बोल रहा है कि व्हेन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज बिलो द एवरेज कॉस्ट कर्व देन एवरेज कॉस्ट कर्व मस्ट बी राइजिंग। तो ये एवरेज कर्व अगर जब सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र के नीचे रहता है तो औसत लागत वक्र ऊपर चढ़ा होना चाहिए। तो ये ऐसा तो है नहीं, ये ऊपर नहीं चढ़ा है जबकि ये नीचे को आ रहा है, तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज अबव एवरेज कॉस्ट कर्व देन एवरेज कॉस्ट कर्व मस्ट बी फॉलिंग। तो
ये अगर इसके ऊपर है तो ये फॉल नहीं हो रहा है, ये यहाँ से राइज ही कर रहा है पहले, तो इसीलिए हमारा ये ऑप्शन भी गलत है। फिर थर्ड देखते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट एवरेज कॉस्ट कर्व एट अ पॉइंट वेयर AC इज़ कांस्टेंट। तो यहीं पे जहाँ पे ये जो कांस्टेंट है AC हमारा, यहीं पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और ये नीचे आ जाता है और ये इधर चला जाता है। तो ये हमारा पॉइंट सिर्फ सही है, बाकी दोनों ऊपर के गलत हैं। तो हमारा A करेक्ट हो जाएगा, यानी कि A इज़ करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम, with which of the following is the doctrine of excess capacity in a long run not associated। तो अगर हम excess capacity की बात करें तो excess capacity तब होती है, जैसे कि अगर हम ये फिगर बना है और यहाँ पे हमारा ये एवरेज कॉस्ट और ये ऐसे जाता है मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि इसके और इसके बीच के जो ये अंतर है इसी को हम excess capacity बोलते हैं। एक्सेस कैपेसिटी एक होता है वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज या वेस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो मोनोपोली में भी होता है, ओलिगोपोली में भी होता है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी होता है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन हो या शॉर्ट रन हो एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती है, तो इसीलिए हमारा पूर्ण प्रतियोगिता ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू डिराइव द डिमांड कर्व फॉर अ फर्म for one of the several variable factor the following must be considered। यानी कि बहुत से परिवर्तनशील कारकों के लिए फर्म का मांग वक्र निकालने के लिए निम्नांकित का ध्यान रखना आवश्यक है। पहला है द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ द चेंज इन फैक्टर प्राइस। क्या अगर हमें परिवर्तनशील कारकों में डिमांड कर्व को निकालने के लिए कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, तो एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइजेस इन द फैक्टर प्राइजेस। तो ये बिल्कुल सही है कि हमें एक्सटर्नल इफेक्ट में जो भी चेंजेस होते हैं फैक्टर प्राइस में, उसको हमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है अगर हमें डिमांड कर्व को डिराइव करना है जहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स फैक्टर चेंज होते हों। तो एक सिर्फ एक्सटर्नल हमें देखना ज़रूरी है, इंटरनल नहीं, मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं, ये भी नहीं, यानी कि इन सब ये इनवैलिड है। हमें एक्सटर्नल इफेक्ट जो भी चेंज होते हैं प्राइस के वो हमें देखना ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि कारक कीमत में परिवर्तन का बाह्य प्रभाव। नेक्स्ट चलते हैं हम, इन एन एजवर्थ प्रोडक्शन बॉक्स द ओनली पॉसिबल पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर हम एजवर्थ का बॉक्स देखें, ये इस तरह से होता है और हमें पूछा है कि पॉसिबल पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो सकता है। तो इसका अगर हम पॉसिबल पोजीशन इक्विलिब्रियम का देखें, द आइसोक्वांट्स आर टेंजेंट टू वन अदर, यानी कि जितने भी आइसोक्वांट्स हैं ये एक दूसरे पे टेंजेंट होने चाहिए, यानी कि टच होने चाहिए, तो वही इक्विलिब्रियम पोजीशन को इसमें दिखाता है, वही एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होता भी है। बाकी इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए मार्जिनल प्रोडक्ट में, इनपुट सारी को लिए भी नहीं, यानी कि हमारा सिर्फ पहला आंसर सही होगा कि सम उत्पाद वर्ग एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, इन केस ऑफ कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यानी कि कीन्स के साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन में कौन सा फंक्शन इनकरेक्ट है, हमें ये बताना, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जैसे पहला है, एज डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज्ड कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीज्ड बस लेस देन प्रोपोर्शनैलिटी। हमें इनकरेक्ट बताना है, तो ये करेक्ट है क्योंकि कीन्स ने बताया था कि जैसे जैसे लोगों के इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों का कंजम्पशन के ऊपर जो खर्चा है वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, उसके प्रोपोर्शनल में नहीं बढ़ेगा, जबकि और चीज़ों पे उनका खर्चा बढ़ सकता है लेकिन कंजम्पशन पे उनका खर्चा नहीं बढ़ेगा, तो ये सही है। उसके बाद मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज़ पॉजिटिव बट लेस देन यूनिटी, तो ये भी सही है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये पॉजिटिव होंगे लेकिन एक से कम होंगे, ये ऐसे होंगे। एज डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीजेस एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होती है तो वैसे वैसे लोगों की एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अभी बताया था, वो फॉल होती है। तो ये भी सही है कि जैसे जैसे लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है लोगों के एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो जाती है, ये साइकोलॉजिकल लॉ है उनका।
बाद में बोला है लास्ट में एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एट ऑल लेवल ऑफ इनकम। तो ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के इक्वल नहीं होता है। ये शॉर्ट टर्म में, यहाँ पे ऑल लेवल ऑफ इनकम बोला है तो शॉर्ट टर्म में नहीं होता है, ये बड़ा होता है, और जबकि लॉन्ग रन में जाके ये इक्वल होते हैं। तो इसीलिए हमें सारे लेवल ऑफ इनकम पे बोला है, तो हमारा यही ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी कि डी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन केस ऑफ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज इनकरेक्ट। यानी कि हमें बैलेंस बजट मल्टीप्लायर के बारे में बताना है। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर होता क्या है? ये गवर्नमेंट मल्टीप्लायर प्लस टैक्स मल्टीप्लायर इक्वल टू 1, ये बैलेंस बजट का एक आइडियल कंडीशन होता है। देख लेते हैं, हमें इनकरेक्ट बताना है तो इस पे ज़्यादा फोकस करना है कि कौन सा गलत है, गलत हमें बताना है। पहला है हमारा, द वैल्यू ऑफ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज यूनिटी इन केस ऑफ ऑटोनोमस टैक्सेस। तो क्या बैलेंस बजट मल्टीप्लायर ऑटोनोमस टैक्सेस में यूनिटी होता है? तो ये बात सही है, ऑटोनोमस टैक्सेस में यूनिटी होता है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। द वैल्यू ऑफ बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज लेस देन यूनिटी इन केस ऑफ प्रोपोर्शनल टैक्सेस। प्रोपोर्शनल टैक्सेस, ऑटोनोमस टैक्सेस में ये यूनिटी होता है, प्रोपोर्शनल टैक्सेस में ये लेस देन यूनिटी होता है, तो ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, द बैलेंस बजट मल्टीप्लायर इज ऑलवेज यूनिटी नो मैटर वेदर द टैक्स इज ऑटोनोमस और प्रोपोर्शनल। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ ऑटोनोमस में यूनिटी होता है, ना कि प्रोपोर्शनल में। तो ऑलवेज यूनिटी बोला है, इसीलिए यही हमारा आंसर गलत है और ये सही हो जाएगा, मतलब हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ही पूछा है। तो ये सी जो है ये इनकरेक्ट है, बाकी सारे करेक्ट हैं। द वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इज मोर देन वैल्यू ऑफ टैक्स मल्टीप्लायर, तो ये भी सही है। यानी कि इनकरेक्ट इसमें सिर्फ सी था, जो कि हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्रेडिट क्रिएशन वेरीज इनवर्सली विथ कैश रिजर्व रेशियो। तो अगर हम देखें, अगर CRR बढ़ेगा तो जो क्रेडिट क्रिएशन वो घट जाएगा, तो ये बात सही है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद पूछा है क्रेडिट क्रिएशन वेरीज पॉजिटिवली। अब ऊपर हमने इन्वर्सली बताया तो पॉजिटिवली नहीं होगा। बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट आर इन्वर्सली रिलेटेड, ये भी सही है कि अगर बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो ये हमारा इंटरेस्ट रेट घटेगा, ना कि बढ़ेगा। तो ये इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, इसमें पॉजिटिवली बोला है तो ये गलत हो जाएगा। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो पहला और तीसरा करेक्ट होगा, बाकी दोनों गलत होंगे। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम, गिवन दैट C इज इक्वल करेंसी विद द पब्लिक, D डिमांड डिपॉजिट, TD टाइम डिपॉजिट, R कैश बैलेंस विद द कमर्शियल बैंक विद देन हाई पावर्ड मनी। अगर हम हाई पावर्ड मनी की बात करें तो जो मनी चलती हैं, मतलब जो मनी सर्कुलेशन में होती है एक तरह से, और जो सेंट्रल बैंक के पास होती है, वही हाई पावर्ड मनी कहलाती हैं। तो हाई पावर्ड मनी यानी करेंसी विद द पब्लिक C, और प्लस कैश बैलेंस विद द कमर्शियल बैंक तो R, यानी कि C और R ही क्या है, हाई पावर्ड मनी को दर्शाते हैं। तो CR करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये सब इनकरेक्ट है, हमारा सेकंड करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द प्रीमाइस दैट देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मनी वेजेस एंड इन्फ्लेशन। तो मनी वेजेस और इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फूर्ति और बेरोजगारी के बीच में एक ही हैं जिन्होंने इनवर्स रिलेशनशिप को बताया है, वो है A.W. फिलिप्स। तो इनको तो इस पे डिस्कस क्या ही करें, पहला ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बेस्ड ऑन एक्सिलरेटर मल्टीप्लायर इंटरैक्शन हुज थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल जनरेट कंस्ट्रेंट साइकिल। यानी कि कौन से ऐसे इनमें से कौन से ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने त्वरक गुणक पारस्परिक क्रिया पर आधारित व्यापार चक्र से संबंधित ये निरोधित व्यापार चक्र को उत्पन्न करता है, तो वो है हिग्स। तो हिग्स यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर एक्सिलरेटर मल्टीप्लायर इंटरैक्शन बोलता, ये एक्सिलरेशन मल्टीप्लायर इंटरैक्शन है जो कि हिग्स ने अपना साइकिल कंस्ट्रेंट साइकिल, ट्रेड साइकिल को कंस्ट्रेंट साइकिल के उसमें बताया था, तो वो हिग्स होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम,
कि विच ऑफ स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। अब ये इधर हिंदी वाले बच्चों के लिए भी है। पहला है हमारा, मॉनेटरी पॉलिसी इज़ रिलेटिवली इनएफेक्टिव। क्या मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटिवली इनएफेक्टिव होती है? कब होती है? व्हेन इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ लो, यानी कि आईएस जब स्टीप होगा। तो देखिए, अगर हमारा आईएस कर्व स्टीप होगा ऐसे, मैं यहाँ पे एक सिनेरियो बता दे रही हूँ। जब भी यहाँ पे स्टीप आईएस होगा तो यहाँ पे देखिए आईएस खड़ा है। आईएस किसको बताता है? हमेशा जो फिज़िकल पॉलिसी है उसके बारे में आईएस का बताता है। तो अगर ये खड़ा है यानी कि एक्टिव है। एक मैं आप लोगों को ट्रिक भी बता रही हूँ जिससे आपको याद रहेगा। तो आईएस कर्व खड़ा है, एक्टिव है, यानी कि ये स्टीप जब भी होगा तो ये बताता है कि इसका फिज़िकल पॉलिसी को, तो हमेशा फिज़िकल पॉलिसी जो है वो इफ़ेक्टिव होगी, ये इफ़ेक्टिव होगी। अगर ये फ्लैट हो जाएगा यानी कि रिलैक्स मोड पे चला गया अगर आईएस, तो फिज़िकल पॉलिसी यानी कि अगर ये फ्लैट है तो फिज़िकल पॉलिसी क्या हो जाएगी? यहाँ पे इनइफेक्टिव हो जाएगी, इनइफेक्टिव। ये एक ट्रिक है, मैंने खुद ही इसको बनाया है कि अगर जब भी हमारा स्टीप मतलब खड़ा होना, खड़े, अगर कोई भी खड़ा रहता है यानी कि बहुत एक्टिव रहता है, तो आईएस अगर खड़ा है जो कि फिज़िकल पॉलिसी को बताता है, तो आईएस खड़ा है, एकदम एक्टिव है, तो फिज़िकल पॉलिसी इफ़ेक्टिव होगी। अगर वो फ्लैट है, बहुत लेज़ी हो गया है, अगर वो आईएस कर्व फ्लैट हो गया है, तो ये क्या दिखाता है कि फिज़िकल पॉलिसी इनइफेक्टिव है, क्योंकि आईएस कर्व फिज़िकल पॉलिसी से ही रिलेट करता है। इसके बाद हम चलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी पे। अगर मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि जो एलएम कर्व है, अगर ये ज़्यादा स्टीप होगा, यानी कि ये जो हमारा एलएम कर्व है ये ज़्यादा स्टीप होगा, तो एलएम कर्व किससे रिलेट होता है? ये मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेट करता है। तो अब मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम सोचेंगे। अगर एलएम कर्व स्टीप है यानी कि खड़ा है, ये अभी फ्लैट मैंने बना दिया, ऐसे खड़ा होगा, तो अगर एलएम कर्व स्टीप है तो यानी कि हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है वह ये इसमें इफ़ेक्टिव हो जाएगा। और ये भी लेज़ी है, एकदम सो रहा है, तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी हो जाएगा इनइफेक्टिव। तो ये 4 कंडीशन है और यही हमसे पूछा भी है। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटिवली इनइफेक्टिव व्हेन द इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लो, यानी कि अगर आईएस कर्व स्टीप रहेगा तो क्या मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव होगा? हमने क्या पढ़ा था, जब आईएस कर्व स्टीप होगा तो हमारा ये मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगा। तो ये इनइफेक्टिव बोला है, तो ये हमारा ये स्टेटमेंट हमें इनकरेक्ट बताना है। तो इनइफेक्टिव बोला है, तो हाँ देखिए, हमारा अगर आईएस स्टीप है तो ये फिज़िकल पॉलिसी इफेक्टिव होगा और मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव होगा, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगर हम चलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव बोला है कब? जब एलएम कर्व फ्लैट होगा। तो देखिए एलएम कर्व यहाँ फ्लैट है तो ये मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे इनइफेक्टिव है, तो ये भी सही हो गया। फिज़िकल पॉलिसी इनइफेक्टिव है कब? जब एलएम कर्व स्टीप है। तो मैंने बताया था कि एलएम कर्व जब खड़ा है यानी कि स्टीप है, एलएम अगर स्टीप है यानी कि बहुत एक्टिव है, तो यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये इफ़ेक्टिव होगा, और जब ये इफ़ेक्टिव होगा तो फिज़िकल पॉलिसी ऑटोमेटिक इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इन चारों में जो इफ़ेक्टिव है उसके अपोजिट, अगर ये यहाँ पे फिज़िकल पॉलिसी इफ़ेक्टिव है तो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव हो जाएगा, यानी कि उसका अपोजिट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे फिज़िकल पॉलिसी इनइफेक्टिव है तो एलएम कर्व स्टीप है, तो ये भी सही है कि अगर स्टीप है एलएम कर्व एकदम खड़ा है तो वो अपना पूरा मॉनेटरी पॉलिसी को सपोर्ट कर रहा है, तो मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव हो गया और फिज़िकल पॉलिसी वहाँ पे इनइफेक्टिव हो जाएगी। लास्ट है हमारा, फिज़िकल पॉलिसी इज़ इनइफेक्टिव व्हेन इंटरेस्ट रेट ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि जब आईएस कर्व स्टीप होगा, आईएस कर्व खड़ा है, तो फिज़िकल पॉलिसी को तो इफेक्टिव होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि फिज़िकल पॉलिसी इनइफेक्टिव है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा। हमें इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट हमारा ये डी है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा डी क्या है? आंसर। तो ये डी आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं।
द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इन ओपन इकोनॉमी इज़ रिस्टोर्ड टू बाय, यानी कि ओपन इकोनॉमी में जो भी प्रैक्टिस होते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग के, वो किसके व्यवहार में लाया जाता है? क्या म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स? तो ये हमेशा व्यवहार में लाया जाता है मल्टीनेशनल कंपनीज, कॉरपोरेशंस के। तो सी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ एज डिफाइंड इन हैरड मॉडल इज। तो हैरड मॉडल में वारंटेड ग्रोथ ऑफ रेट किसका? देखिए, हैरड मॉडल ने 3 तरह के रेट्स को दिए हैं। पहला तो एक्चुअल रेट ऑफ ग्रोथ, फिर वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ और लास्ट में नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। तो ये 3 दिए हैं। हमें वारंटेड का पूछ रहा है कि ग्रोथ को कैसे डिफाइन करेंगे। तो वारंटेड ग्रोथ ऑफ अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये ऐसा ग्रोथ है इन विच ऑल सेविंग इज एब्जॉर्ब बाय इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितने भी सेविंग्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, वाई दिया हुआ है, तो हम वाई ही कंसीडर करेंगे। तो इसलिए बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज फर्स्ट डेवलप बाई। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पहली बार यूनाइटेड नेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम ने किया था। तो UNDP हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। तो फिजिकल पॉलिसी का जो इंस्ट्रूमेंट है वो है पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक बोरोइंग। तो ये सारे पब्लिक से जितने भी रिलेटेड होते हैं वो फिजिकल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। बाकी CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, ये सारे मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट है। तो हमें नॉट पूछा था, तो CRR फिजिकल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो इसीलिए यही करेक्ट हो जाएगा। अगर मॉनेटरी पॉलिसी पूछता यहाँ पे तो वहाँ ये मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट था CRR, बाकी ये सारे फिजिकल पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। हु इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। तो WTO के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो डायरेक्टर जनरल हमेशा बदलते रहते हैं। ये 2010 का पेपर था, तो 2010 के पेपर के टाइम जो WTO के डायरेक्टर जनरल थे वो थे लेमी पास्कल। और अगर हम अभी की बात करें तो अभी की जिनको भी नहीं पता होगा वो अपना देख लेंगे कि क्या है। बाकी अगर ये जितने भी हैं एलन ग्रीनस्पैन, अगर जिनको भी देखना है वो उसमें चेक कर सकते हैं कि क्या है, कब कौन से डायरेक्टर थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी जो डायरेक्टर है वो है नोजोजी, सॉरी इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मुश्किल है। ये एक लेडी है, इनका नाम है नोगोजी ओकोंजो लावीला। तो ये जो डायरेक्टर जनरल हैं वो WTO की नोगोजी ओकोंजो लावीला हैं अभी करंट में। नेक्स्ट है हमारा द रोल ऑफ स्टेट अंडर ग्लोबलाइजेशन। तो क्या जो वैश्वीकरण में अंतर्गत सरकार की भूमिका क्या होती है? शून्य है, अधिकतम है, न्यूट्रल है, मिनिमम है, क्या है सरकार की भूमिका? तो वो हमेशा मिनिमम होती है स्टेट अंडर ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। अब देखिए ये हमेशा चेंज होता रहता है, ये करंट का है। कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू का कलेक्शन है वो किसी से बढ़ सकता है, किसी से घट सकता है। तो ये 2010 का पेपर है। तो अगर हम इसकी बात करें तो जो सेल टैक्स है ये सबसे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू का सोर्स है। अभी इस टाइम का आप चेक करके जाइएगा। नेक्स्ट है हमारा इक्विटी इन टैक्सेशन कैन बेस्ट द अचीव्ड बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ। अगर हम इक्विटी इन टैक्सेशन की बात करें तो ये सबसे बेस्ट किसमें अगर देखें तो इक्विटी इन टैक्सेशन सबसे ज़्यादा है इक्वल मार्जिनल सैक्रिफाइस प्रिंसिपल में। ये एक इक्विटी इन टैक्सेशन पब्लिक फाइनेंस का एक थ्योरी भी है जिसमें इक्वल मार्जिनल, इक्वल प्रोपोर्शनल इसकी बात की गई है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मेजरमेंट ऑफ फिजिकल डेफिसिट इन इंडिया, यानी कि फिजिकल डेफिसिट का करेक्ट मेजरमेंट क्या होता है इंडिया में। तो फिजिकल डेफिसिट का करेक्ट मेजरमेंट होता है एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि हमारा अगर देखें एक्सेस ऑफ ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस नॉन डेट भी होता है, तो नॉन डेट इसी में है, तो बी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कुल राजस्व प्राप्तियाँ जमा ऋणोत्तर पूंजी की तुलना में कुल व्यय का आधिक्य, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्योर पब्लिक गुड इज, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है प्योर पब्लिक गुड का, अगर हम बात करें तो प्योर पब्लिक गुड का मार्जिनल कॉस्ट होता है या तो ज़ीरो या तो क्लोजर टू ज़ीरो, तो यहाँ नहीं है कि हमारा ऑप्शन ए ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन भी है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो टैक्स रिफॉर्म इंडिया का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्या रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ कस्टम ड्यूटी रेट्स एंड इम्प्रूविंग टैक्स कंप्लायंस, तो ये सब एक ऑब्जेक्टिव है टैक्स रिफॉर्म का कि सीमा शुल्क दरों में कमी हो ताकि एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स अच्छे से हो सकें, टैक्स कंप्लायंस इम्प्रूव हो, टैक्स बेस में वाइडन हो, सजेस्टिंग वे ऑफ इंक्रीजिंग शेयर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इन टोटल टैक्स रेवेन्यू, तो इनडायरेक्ट टैक्स के लिए सजेस्ट नहीं करता है, तो हमारा ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा, मतलब नॉट पूछा था तो ये हमारा आंसर नॉट के लिए सही है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।